नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। मैं हूं हरिचंद पटेल। आज हमारे एक नए गेस्ट आए हैं बॉम्बे से, महाराष्ट्र से। सामाजिक संगठन चलाते हैं, नाम है मराठा सेवा संघ। मराठा सेवा संघ सामाजिक दायित्वों को अपने निभाते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि मराठा सेवा संघ अब तक क्या किया और यूपी में आने का उनका मकसद क्या था। सबको जय जिजाऊ। मैं कामाजी पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मराठा सेवा संघ। हमने मराठा सेवा संघ 1919 में स्थापित किया था। एडवोकेट पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब के नेतृत्व में अभी 35 साल हो गए हम मराठा बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। जब स्थापित हुआ था एक वैचारिक आंदोलन था, मगर अब ये जन आंदोलन बन गया है। ये जन आंदोलन में हम महापुरुषों के विचार आगे लेके जाते हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा फुले जी हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, इनके विचारों को हम आगे लेके जाते हैं और इनके विचारों पे हम समाज को बताते हैं ये विचार पे अपने को चलना है और समाज को आगे बढ़ना है। ये विचार सामने लेते हुए हमारे संगठन में सभी पुरोगामी संगठन है, सभी बहुजन समाज है, एक सूत्र में एक जगह पे लाने में हम बहुत सारा सफल हो। जब हम सभी समाज से अपने अपने विचार देते हैं, उनसे विचार लेते हैं, ये पूरे देश में हम करते हैं। हम हमारे समाज में महिलाओं को जिजाऊ ब्रिगेड हमारा प्रेरणा स्थान है। जिजाऊ शिवाजी महाराज की माता थी, वो माता के प्रेरणा स्थान मानते हुए हम महिलाओं को घर में सम्मान देते हैं, समाज में सम्मान देते हैं और सबको डिसीजन मेकिंग में, सोशल हो या फैमिली हो, वहाँ उनको उनका कहना सुन लेते हैं और मिलजुल के डिसीजन लेते हैं। इसीलिए राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती उनके जन्म गांव सिंदखेड राजा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र में मनाते हैं। वहाँ करीब 5-6 लाख लोग आते हैं। वो जिजाऊ जयंती के अवसर पर वहाँ सैकड़ों किताबों के दुकानें लगते हैं और कम से कम 4-5 करोड़ के वहाँ किताबें बिकते हैं। ये हमारा मराठा सेवा संघ के वजह से हुआ है। हम महाराष्ट्र में जो मराठा समाज था, छत्रपति शाहू महाराज ने देश का पहला आरक्षण दिया था, वो 50% आरक्षण दिया था, उसमें मराठा समाज गुड़ था। मगर आप कालेलकर आयोग हो या मंडल आयोग हो, हर तरह के आयोग देश में हुए और कोई दिया कोई नहीं दिया। तो हम मराठा सेवा संघ ने उसकी मांग की कि मराठा समाज को आरक्षण होना चाहिए। वो महाराष्ट्र में मिल चुका है। हम सभी जात, धर्म, पंथ को साथ में लेके चलते हैं। इसका नतीजा महाराष्ट्र में ये हुआ है कि सभी समाज के लोग एक ही विचार से रह रहे। इसकी वजह मराठा सेवा संघ के प्रबोधन की वजह से महाराष्ट्र में जातीय और धार्मिक दंगों बहुत कम हो गए। ये हमारा मराठा सेवा संघ का प्रबोधन का, ये आंदोलन का यश है, ऐसा हम मानते हैं। सर, एक सवाल आपसे है। आपने कहा मराठा और बहुजन दो नाम आपने लिए, तो वहाँ पर मराठा किसको कहते हैं या बहुजन किसको कहते हैं? यहाँ बहुजन का मतलब एक ओबीसी एससी माना जाता है, तो वहाँ पर मराठा इसमें शामिल है, कैसे है या कौन कौन लोग इसमें आते हैं? इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अभी कन्फ्यूजन में है लोग। मराठा समाज जो है, ये मराठा वर्ड जो है वो मराठों के लिए नहीं है, इसमें सभी इंक्लूड आते हैं। कृषि कुल वंशज जो किसान है ओबीसी है, खुद मराठा ही ओबीसी है, कुणबी ओबीसी है। तो ये जो सभी जाति कृषि कुल वंशज इसमें आते हैं, तो सबको मिलके मराठा वर्ड है। तो इसीलिए हम बहुजन समाज बोलते हैं। आप जिसे मराठा कहते हैं वो गुजरात में पाटीदार है। यस सर। तो उन्होंने उमिया माँ, एक स्वामीनारायण और एक राजाराम महाराज, 3 लोगों के पंथ बना के एक धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए अपने। तो क्या आप इसको धार्मिक ढांचे की ओर ले जाएंगे या केवल सोशल वर्क रहेगा? इस सोशल वर्क को आगे बढ़ा करके जिजाऊ माँ को या किसी को आइकॉन बनाएंगे जिसको आगे पहुँच करके अपना आदर्श लोग मान के चल रहे हैं? इस पर आगे कैसे काम करेंगे? हमने तो जिजाऊ को हमारा मराठा सेवा संघ का आइकॉन माना ही है। हम जो नए तरीके जीने के, जिसको शिक्षा को हमने मराठा सेवा संघ ने महत्व दिया है,
हमने ग्रंथों को, किताबों को महत्व दिया है। हमने क्या श्रम को महत्व दिया है, हमने धन को महत्व दिया है, हमने समन्वय को महत्व दिया है, हमने सुसंवाद को महत्व दिया है। और हमने जो मराठा समाज में ज़्यादा कर्मकांड थे, पुराने रीति रिवाज थे, अंधश्रद्धा थी, समाज को समझा दिया है कि इनको छोड़ना है और अच्छी बातें जो हम बोलते हैं वो लेना है, और समाज ने वो ले लिया। अभी आपने बताया कि साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण दिया था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने 90% भी आरक्षण दिया था, जो बाद में कुछ दिन के लिए लागू हुआ था, फिर बाद में खत्म हो गया। तो साहू जी महाराज की जो नीति रही, लोगों को आरक्षण की नीति रही, वो आरक्षण की नीति उन्होंने क्यों अपनाया और आरक्षण से लोगों को कितना लाभ मिला? मराठा लोग कितने आगे बढ़े आरक्षण से? मराठा आरक्षण शाहू महाराज ने 1902 में दिया और 50% आरक्षण बहुजन समाज को दिया। तो उसमें मराठा था, उसका बहुत सारा बेनिफिट। तभी समाज को शिक्षा में उन्होंने ये देखा कि उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारे प्रयास किए। वो जो प्राइमरी शिक्षा है वो उन्होंने फ्री कर दी। उन्होंने अलग अलग समाज के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बना दिए, मगर उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके माता पिता स्कूल में भेज रहे थे। तो माता पिता को भी उन्होंने दंड लगवाया। अगर तुम 4वीं तक कक्षा का शिक्षण उन्हें कंपलसरी कर दिया, और उन्होंने माता पिता को भी बोला कि अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम आपको दंड लगा देंगे, शिक्षा लगा देंगे। तो भी बच्चे नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने ये देखा क्यों नहीं आ रहे, तो उनके ख्याल में आया कि उनके दरबार में जितने सारे नौकर थे वो पूरे उच्च जाति के थे। उन्होंने ये देखा कि शिक्षा देके शिक्षा लेके क्या करने वाले, उनके माँ बाप ने बच्चों के दिया। तो उन्होंने 50% आरक्षण लागू कर दिया। तब से स्कूल अच्छे चलने लगे, बच्चे एडमिशन लेने लगे, और सभी समाज को वहाँ नेतृत्व मिलने लगा, नौकरी में या और जगह पे। तो इसका नतीजा ये होगा कि बहुजन समाज, मराठा समाज सीखने लगा, पढ़ने लगा, आगे जाने लगा, नौकरी करने लगा। तो तब से महाराष्ट्र में एक अच्छा समाज के लिए, किसान समाज के लिए, किसान के लिए, किसान कुलवंशज के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया और शिक्षा में बढ़ोतरी हुई। आप समाज को साहू जी महाराज के नज़रिए से देखते हैं या ज्योतिबा फुले जी के नज़रिए से देखते हैं या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नज़रिए से देखते हैं? हम समाज को शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा फुले जी और अंबेडकर जी, ये सभी के नजरिए से शिक्षा के बारे में हम समाज की तरफ देखते हैं। इस पर शिवाजी का जो है शौर्य है, उस शौर्य पर शिवाजी एक न्यायप्रिय राजा थे। इसके हिसाब में उन्होंने बताया कि जो मराठे थे अगर कुछ गलत करते थे उनको भी दंड देते थे, कुछ दूसरे उच्च जाति के लोग थे गलत करते थे उनको भी दंड देते थे, मुसलमान जो गलत करते थे उनको भी दंड देते थे, और उनकी सेना में सभी तरह के लोग भी हुआ करते थे। तो इस पर क्या है? इस पर वो तो शिवाजी महाराज की नीति, राजनीति ऐसी थी, न्यायप्रिय राजनीति थी जी। उन्होंने कोई गलती की तो वही प्रकार की जात, धर्म, पंथ छोड़ के वो उसको शिक्षा देते थे, वो कहीं भेदभाव नहीं करते थे। तो इसीलिए शिवाजी महाराज की नीति ये देश ने अपनाई, पूरे वर्ल्ड में उसका वो नीति जो अपनाते थे, वो शासन जो करते थे, उसके बारे में पूरा वर्ल्ड में आज नंबर 1 का राजा, जो राजेशाही में लोकशाही देखता था, तो ऐसा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो राजा का काम जो था वो वर्ल्ड में ऐसा कोई राजा अभी तक नहीं हुआ जिसके हर एंगल पे वो राजा के तरफ देखे तो हर प्रश्न का और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके चरित्र में या उनके राज्य में था। साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण लागू किया, अपने यहाँ विधवा विवाह भी संपन्न कराया और तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने रोक लगाई, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनका अपने संगठन में कौन सी जगह पे रखते हैं? नहीं, शाहू महाराज की नीति तो देश में पहला तो उन्हें आरक्षण दिया, सबको साथ में लेके चलने वाला राजा, सबको न्याय देने वाला राजा, सबको शिक्षा में आगे लाने वाला राजा, सबको सामाजिक सुधारना में सबको समान समझने वाला राजा। वो कोई जात का हो या कोई धर्म का हो,
उसको साथ लेके चलने वाला राजा, एक आदर्श राजा बोल के छत्रपति शाहू महाराज का नाम हमारे महाराष्ट्र में या देश में है। औरंगजेब तो महाराष्ट्र में आना चाहता था, हाँ, शिवाजी महाराज ने रोक लगाई, संभाजी महाराज ने रोक लगाई। हाँ, तो वो शिवाजी महाराज का राज्य तो था, हाँ, जो संभाजी महाराज आगे लेके जा रहे थे, हाँ, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ था। ओके, वो कोई जात या धर्म हाँ, के आधार के ऊपर नहीं था, जी जी, सबको न्याय देते थे। तो उनको जो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने जो न्याय दिया हाँ, सभी जनता को, हाँ, तो वो न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ते थे। फिर वो मुगलशाही हो या आदिलशाही हो या निजामशाही हो या कुतुबशाही हो, उनकी लड़ाई वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ थी। तो जिसको अन्याय अत्याचार करना है वो तो अब अलग ढंग से ही काम करेंगे, तो ये तो अन्याय नहीं होने दे रहे। इसके वजह से उनका जो चलन था वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ था, इसलिए जो जो सामने आता था वो रास्ते में से निकाल देते थे। सर शिवाजी महाराज न्यायप्रिय राजा थे और अभी हिंदुत्व के लोग उनका झंडा उठाए ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज हिंदुत्व को आगे बढ़ाते थे, तो इस पर आपका क्या विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे कि अगर वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाते थे या शिवाजी महाराज वाकई में क्या हिंदुत्व को बढ़ा रहे थे या नहीं बढ़ा रहे थे, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, शिवाजी महाराज की मैं अभी बोला ना, जो लड़ाई थी वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ थी जी, उसमें जो इनके साथ आते थे, क्यों साथ में लोग जुट गए हाँ, और साथ में पूरा कितनों जनों ने उनको साथ दिया, बलिदान दिया स्वराज्य के लिए, जी, वो स्वराज्य की लड़ाई थी। हाँ, तो उसमें हिंदू धर्म और कोई मुस्लिम धर्म ऐसा कोई ना, उसने उसके सैनिक में सभी जात धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे, मुस्लिम उनके साथ भी थे और अपोज में भी मुस्लिम थे। तो वो लड़ाई तो न्याय के लिए थी, जात के लिए लड़ाई नहीं थी। हिंदुत्व और स्वराज दो अलग अलग, शिवाजी का हिंदुत्व और स्वराज, इस स्वराज उनका अपना था या हिंदुत्व के साथ स्वराज था? नहीं, स्वराज अपना था उनका, स्वराज था उनका। हिंदुत्व का उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हिंदू राज्य बोलते थे उनको, हाँ, हिंदू नहीं, हिंदू। हिंद से क्या आशय था उनको? नहीं, वही स्वराज सबका लिए, सबके लिए। ओके ओके। तो जिजाऊ माता को आप सबसे आगे जो अपना आइकॉन बना रहे हैं, उस पे आगे उस पर क्या करने का प्लान है? कैसे इसको यहाँ अपने यूपी में, उत्तर भारत में कैसे बढ़ाएंगे? अभी आपका तो महाराष्ट्र में ठीक है, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भाषाई प्रॉब्लम भी है, जो लोग वहाँ बोलते हैं तो यहाँ समझ नहीं आता है। तो ऐसे लोग जो बताएंगे जो मराठी और हिंदी दोनों समझ रहे हैं, तब तो यहाँ के बारे में लोग बता पाएंगे। मराठी बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हिंदी बोलेंगे तो मराठी नहीं समझ पाएंगे। तो इस पर आगे की क्या योजना है, कैसे काम करेंगे? अभी जो जिजाऊ का हमने आइडल बना दिया है, वो महिलाओं का, शिवाजी महाराज का, सभी स्वराज्य के जनते का, अभी सभी लोगों का वो एक प्रेरणा स्थान है। जिजाऊ ने जो शिवाजी महाराज को बनाया, ये जो न्याय देने का है पब्लिक को, स्वराज्य के लोगों को, तो आपको आगे आना है। वैसा शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज ने भी प्रयास किया था, मगर वो सफल नहीं हो सका। मगर जिजाऊ ने जो शाहजी महाराज को जो रास्ते में रुकावटें आई थी वो जान ली थी। ये शिवाजी महाराज को नहीं रुकावट आना बोल के पूरी प्लान से शिवाजी महाराज को बनाया और शिवाजी महाराज ने वो लिया और पूरे समाज को स्वतंत्र दिया, स्वराज्य दिया। तो इसीलिए हम जिजाऊ माता को आइडल बनाते हैं। जैसे सोशल वर्क एक स्तर तक तो सामाजिक संगठन रहता है, फिर जब आदमी उसको आइडल के रूप में शुरू करता है तो वो उसकी तरह एक धार्मिक तरह हो जाता है। इससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसी के लिए एक आइडल के साथ उनका धर्म बनते जा रहे हैं, आपने ये देखा होगा। तो जिजाऊ माता एक आइडल के साथ बाद में अगर धार्मिक रूप में जाती हैं, आप ये गुजरात में आपने देखा होगा कि वहाँ पर 3 धार्मिक संगठन बन गए जो पाटीदारों ने बनाए, और वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं पाटीदार, तीनों धर्मों को लेकर के, तीनों पंथ को लेकर के। तो क्या ये बाद में आगे किसी पंथ के रूप में हो जाएगा या कि आगे इसको कुछ नया स्वरूप देंगे? क्योंकि लॉन्ग टाइम चलने के लिए कुछ न कुछ रास्ते इसको बनाने पड़ते हैं। दूसरी कुछ चर्चा आई हो रही है कि आपका पाटीदार या कुर्मी समाज जो पूरे देश में 20% 25% के आसपास की आबादी है, मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन इससे कम है,
तो अगर आपने जैसे बहुजन को जोड़ दिया, अगर बहुजन को है, बहुजन की आबादी भी 21% है, तो देश में 40% हो जाएंगे। तो इसको आप किस लेवल पे ले जाएंगे, कैसे करना चाहते हैं? शासन सत्ता की ओर ले जाएंगे या धार्मिक ढांचे की ओर ले जाएंगे? नहीं, हमारा तो तय है सामाजिक सुधारना, जी, सोशल पे बैक टू सोसाइटी। ओके हमारा सोशल वर्क ही देश में रह जाएगा। ओके ओके हम सोशल काम ही करने वाले हैं। जी इसके साथ में जो समाज में अनिष्ट रूढ़ी मैं बोला ना, अनिष्ट रूढ़ी, परंपरा, जी अंधश्रद्धा ओके और कर्मकांड, जी ये जो है, हाँ हम उससे जो समाज का लॉस होता है या समाज उसमें पैसा समय जाता है, ओके ये शिक्षा के बारे में वही कन्वर्ट होना, जी बच्चे पढ़ना और ये समझना कि ये श्रद्धा है, अंधश्रद्धा मत बनना। हाँ, मतलब आप श्रद्धा ही रहेंगी। आप पाखंड से शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं? हाँ, आपका बेसिक मतलब ये रहेगा? बेसिक है कि समाज ने आज क्या करना चाहिए, ओके पूरा समाज कहाँ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड क्या सोच रहा है, कौन सी दिशा से जा रहा है, तो समाज भी वो जाए और किसान भी खेती के साथ साथ और कुछ एडिशनल बिजनेस करे, जॉइंट वेंचर में कोई फार्म के साथ एक बिजनेस करे। ये हम फार्मर को भी बताते हैं, क्योंकि खेती जो है वो तो पूरा निसर्ग के ऊपर है। बोले तो बहुत सारे कठिनाई उसको नैसर्गिक आती है, तो वो उसके बाहर निकले और काम करे, ऐसा लगता है। आपके महाराष्ट्र या हमारा भी महाराष्ट्र और गुजरात में आपके मराठा, कुणबी, पाटीदार, इनकी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी है। और उत्तर भारत के बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, सेंट्रल का स्टेट है राजस्थान, यहाँ से मजदूर जाते हैं, इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। इनसे जो माल उत्पादन होता है फिर मार्केट में घूम करके आता है, तो इन्हीं के परिवार के लोग ज़्यादातर कस्टमर भी हैं। तो उनका ये कहना, लोगों का ये है कि हम इसको कैसे सेंट्रलाइज करें कि जो हमारी मोर देन मनी, जो हमारे होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की है, वो आदमी, हमारा आदमी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो पैसा कलेक्ट होकर उधर चला जाता है, हम लोग केवल लेबर मजदूरी सामान खरीदने के लिए बने हुए हैं। तो इस पर कोई ज्वाइंट बनाकर कुछ काम करने का आपका प्लान है? कैसे करें, कैसे इस पर और के आगे बढ़ाया जाए? सर, हम तो पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा काम है, वहाँ बताते जी, युवाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं, युवाओं को इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। ओके। और युवाओं को उद्योग कैसा चाहिए, कौन से उद्योग को कौन सी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कौन सी बैंक लोन दे रही है, आप ये ले लो और आप सही रास्ते से जाओ। हम तो युवाओं को ये बताते हैं और हम फार्मर को भी ये बताते हैं कि आप प्रोसेसिंग में जाइए। ओके। वन स्टेप समझो, एक स्टेज उन्होंने प्रोसेसिंग करना चाहिए तो कॉस्ट डबल हो जाती है। ओके। तो वो भी हम फार्मर को बताते, छोटे यूनिट डालो और आप वो चलाओ, या आप मार्केट में वन स्टेप आगे आइए, खुद बेचिए और जो बिकता वही लगाइए। तो ये हमारा ऐसा कहना रहता है युवकों को और फार्मर को कि प्रोसेसिंग करके आगे जाओ, खुद मार्केटिंग करो और खुद आगे बढ़ो। मराठा सेवा संघ सर पिछले 10 सालों से मराठा के क्षेत्र, मतलब महाराष्ट्र के बाहर काम कर रहा है। तो इस बाहर में काम करने में क्या विरोध हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, या कितनी सफलताएं मिल रही हैं, इस पर बताइए। और प्रदेशों में क्या चल रहा है? सर, हम तो मराठा समाज तो पूरे स्टेट में है, सभी 28 राज्यों में है, यूनियन टेरिटरी में भी है। तो हम तो समाज के साथ जुड़ रहे हैं और दिक्कतें तो कुछ नहीं, सबको सोशल बैक, अच्छी बातें, सही बातें चाहिए समाज के लिए, तो हम वो दे रहे हैं। जो हमने महाराष्ट्र में किया, सक्सेस मिला, वही इनको बता रहे कि आप ये करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे सर्विस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं और इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बाहर देश जा सकते हैं। आप बच्चों के पढ़ाई पे ज़्यादा ख्याल रखिए और खुद के फैमिली के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखिए। ये गलतियाँ जो करते आ रहे हैं बार बार अपन, तो वो मत करिए। अपन आगे बढ़ सकते हैं, एक जगह पे रह सकते हैं, देश का एक फोरम तैयार हो सकता है और आगे अपन बढ़ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है, यूपी में कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, इस पर क्या प्लान है? कैसे क्या उपाय लगाएंगे कि जिससे लोग या आपकी चीज़ों को समझ पाएँ और आगे बढ़ें इस पर? सर, हमने देखा है
पूरे देश में काम कर रहे हैं तो देखते हैं, तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि ये रास्ते से गए तो अपने को बहुत सारा अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बता क्या रहे, शिक्षा में आगे जाओ, तुम्हारे खेती में आगे जाओ, साइंटिफिक खेती करो, खुद बेचो, जो बिकता है वो पकाओ और खुद बेचो, और थोड़ा ये रीति रिवाज पुराने कथा है, कहानियां हैं, ये छोड़ दो और अपने काम में लगो और आगे बढ़ो। आपके कहने का मतलब है कि खेत में उत्पादन करो तो रोड पर भी ले आओ, हाँ, बेचो भी। वही बीच वाला ही 50% खाता है, मिलता है उसको, खाता है बोले तो लेके जाता है, तो आप खुद बेचो और जो बिकता है वही करो, खेत में काम जी, उसके लिए ही काम करो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हमारे गेस्ट थे मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार जी। फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, सब तक विदा लेते हैं, नमस्कार।